ओके सर। थैंक यू। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 259वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी को ज्ञात है 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में हम मनाते हैं इसको, ये पूरा सप्ताह। वैसे तो बाल श्रम की अगर हम बात करें तो एक सामाजिक बुराई है। किसी भी सभ्य समाज में कोई बालक काम के करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। बालक की असली जगह, वास्तविक जगह या तो विद्यालय होना चाहिए, घर होना चाहिए, या वो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उसको पसंद हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम लगभग 7 दशकों के स्वाधीनता के बाद भी 75 वर्ष पूरे हुए थे, हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था हमने। उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो बाल श्रम एक बहुत बड़ी समस्या भारतवर्ष के लिए आज भी खड़ी है। चौराहों पर, पान के ठेलों पर, चाय के ठेलों पर, दुकानों में आपको 14 वर्ष से कम उम्र के बालक किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे अगर आप जाएंगे तो, या उससे बड़े बालक भी ऐसी जगहों पर नियोजित होते हैं जहां उनको नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में बाल श्रम को हम किस प्रकार रोक सकते हैं, बाल श्रम के लिए क्या कानूनी प्रावधान है, और बाल श्रम को हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को किस प्रकार एड्रेस करना चाहिए, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैस्मिन मैम। मैडम पहले भी आ चुके हैं हमारे वेबिनार में, बहुत सहयोग रहता है। और पिछले हफ्ते भोपाल में हमने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था, लगभग 4-5 किलोमीटर की, 50 बाइकर के साथ अन्य स्थानों पर जाकर के जागरूकता हेतु प्रयास किया था। तो इसी क्रम में कि हम क्या इसमें कर सकते हैं, एक आम आदमी किस प्रकार से सहयोग दे सकता है, इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मैडम को। और मैडम डिप्टी कमिश्नर है लेबर डिपार्टमेंट भोपाल में, एक लंबा अनुभव है और बहुत संवेदनशील है बच्चों को लेकर के। समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आपके नेतृत्व में आयोजित होते रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं मैडम से कि आज का जो हमारा विषय है बाल श्रम, इससे जुड़े हुए कानून, इससे किस प्रकार हम इसको रोक सकते हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता की इसमें क्या भूमिका होगी, इस पर अपनी बातचीत रखें। जैस्मिन मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कृपा शंकर जी। और आप सभी का सहयोग मुझे हमेशा से ही मिलता रहा है और मैं आशा करती हूँ कि मुझे ऐसा ही सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। आज का ये जो टॉपिक है बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर, जो अभी 12 जून को हम सभी ने मिलकर मनाया था। वैसे तो ये एक दिन निर्धारित किया गया है, पर ये हमको ये जान लेना चाहिए कि ये तो पूरे साल भर ही हमको इस मुद्दे को अपने जीवन में लाइव रखना है। जब हम इसको करते रहेंगे तब हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम बाल श्रम मुक्त अपने देश को, अपने मध्य प्रदेश को और अपने भोपाल को बना सकेंगे। जैसा कि मुझे जो टॉपिक दिया है कि इस पे हम थोड़ा ब्रीफिंग और समराइज कर लें कि बाल श्रम और बाल श्रम निषेध दिवस क्या है और क्या हमको बाल श्रम से रिलेटेड काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया है जिसका नाम है बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986। ये अधिनियम ऐसा अधिनियम था जिसमें कि भारत शासन ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने से पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। इस अधिनियम में 2017 में एक संशोधन आया जिसमें कुमार शब्द को जोड़ दिया गया है और उसमें अब आ गया है बाल और कुमार श्रम निषेध अधिनियम। ये जो अधिनियम है इसमें दो भाग, बेसिकली देखें तो मोटा मोटा दो भाग इसमें काम हम लोग करते हैं। पहला है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको टोटली पूर्णतः उनको प्रतिबंधित कर दिया है काम करने से। किसी भी प्रकार का काम हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों से नहीं करा सकते। दूसरा जो कैटेगरी आती है इसमें वो आती है कुमार श्रम की। कुमार श्रम मतलब कुमार जो 14 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे जिसकी उम्र है उसको हम कुमार की श्रेणी में लेते हैं, एडोल्सन। तो ऐसे एडोल्सन से हम जो उनका काम करना पूर्णतः प्रतिबंधित है वो है हजार्डस इंडस्ट्रीज में, जैसे एक्सप्लोसिव्स हो गया, माइंस हो गया, इस कामों में उनका काम, कुमार का काम करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। लेकिन नॉन हजार्डस काम अगर होता है, जैसे कि वो फूलों की दुकान में काम कर रहा है या शॉप में काम कर रहा है, जो हजार्डस नहीं है वहां वो काम कर सकता है। तो बेसिकली दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी में एक तो अंडर 14 मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों से हम कोई भी काम नहीं करा सकते हैं, और
14 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं, कुमार जो हैं, उनसे हम हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करा सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 कैटेगरी हो गई जो अधिनियम के अनुसार हम लोग काम करते हैं। अब यदि हम देखें कि इसके लिए इस अधिनियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टास्क फ़ोर्स का गठन हो गया है, जो सभी जिलों में काम करता है। वो टास्क फ़ोर्स की जो अध्यक्ष हैं, वो कलेक्टर महोदय रहते हैं प्रत्येक जिले के, और साथ में हमारे एनजीओ की टीम, उसमें शासकीय विभाग भी रहते हैं। ये जो टास्क फ़ोर्स की टीम है, इसका बेसिक पर्पस ये रहता है कि पूरा ये जिले को मॉनिटरिंग करे। मॉनिटरिंग करने के साथ-साथ अगर रेस्क्यू ऑपरेशन भी कंडक्ट करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई अगर बच्चा नियोजित पाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन भी करते हैं। और ये जो काम है, ये समय-समय पर टीम जो टास्क फ़ोर्स की टीम है, वो डिसाइड करती है, या कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ये डिसाइड होता है कि इसमें हमको रेस्क्यू कब-कब, कैसे-कैसे करना है। जब हम लोग रेस्क्यू पे जाते हैं, तो सबसे पहले अगर देखिए, इसमें कंप्लेंट करने का जो ऑप्शन है, वो 3-4 माध्यम दिए हुए हैं। ज एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 1098, सबको मालूम ही है, सब लोग बहुत समय से इसमें जुड़े हुए हैं, तो 1098 या 1098, ये एक चाइल्ड लाइन का एक नंबर दिया हुआ है। दूसरा, एक पेंसिल पोर्टल बना हुआ है, पेंसिल पोर्टल में कोई भी व्यक्ति 24/7 वो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसका नाम सामने नहीं आए और उसको कंप्लेंट करना है, तो भी वो पेंसिल पोर्टल पे उसका नाम हाइड करने के बाद उसका नाम को किसी कहीं प्रचारित नहीं होगा, और वो कंप्लेंट, यदि वो पाते हैं कि कहीं बच्चा काम कर रहा है, तो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में हम देखेंगे, तो हमारा अगर हम लोग को लगता है कि कहीं बच्चे काम कर रहे हैं, तो उसकी सूचना हम नज़दीकी थाने में दे सकते हैं, हम तहसील ऑफ़िस में दे सकते हैं, एसडीएम कार्यालय में दे सकते हैं, श्रम विभाग में दे सकते हैं। हम ये कंप्लेंट बच्चों से रिलेटेड कहीं भी हम कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। सूचना मिलती है, सूचना मिलने पे हमको, यदि पेंसिल पोर्टल पे सूचना मिलती है, तो हमको उसको 48 घंटे के अंदर उसकी पुष्टि करनी है। पुष्टि करने के उपरांत हम उसको रेस्क्यू टीम, जो हमारे जनरली टास्क फ़ोर्स के मेंबर्स रहते हैं, उनके साथ उसके बच्चे के रेस्क्यू कराया जाता है। जब हम बच्चे के रेस्क्यू कराते हैं, तो हमको ये देखना सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी रहता है कि एक महिला थाने से एक महिला कर्मचारी, महिला कांस्टेबल भी साथ में होना चाहिए, कि यदि कोई बालिका का केस आता है, तो एक महिला साथ में, पुलिस बल में एक महिला का होना अनिवार्य है। बच्चों के रेस्क्यू होने के बाद यदि बच्चा पाया जाता है कि हाँ, काम करते हुए हमने उसको रेस्क्यू किया है, देखा है, तो उसके वहाँ बयान होते हैं टीम के साथ। सारे ही अधिनियम जो श्रम विभाग के अंतर्गत पालनशील होंगे, पालन किया जाता है। उसको हम लोग उसमें उसके बयान दर्ज करते हैं और केस फाइल करते हैं। अब जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा रहता है, उसके लिए जो हम केस फाइल करते हैं, वो सेक्शन 3 है। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत सेक्शन 3 जो दिया हुआ है, उसके अंतर्गत नियोजक के विरुद्ध क्रिमिनल केस सीजेएम कोर्ट में फाइल किया जाता है। इसी प्रकार यदि कुमार पाया जाता है हैजार्डस यूनिट में, तो सेक्शन 3A उसमें जोड़ा गया है, और उसके अंतर्गत जो है क्रिमिनल केस जो सीजेएम कोर्ट में फाइल किया जाता है। ये केस नॉर्मली जो फाइल होते हैं, ये सीजेएम के यहाँ, जिसमें कि हम लोग 20 जो प्रावधान दिया हुआ है अधिनियम के अनुसार, उसमें 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है, और साथ-साथ में उसको 2 साल 6 से 2 साल तक की 6 महीने से 2 साल तक की कैद भी, सज़ा का प्रावधान भी उसमें दिया गया है। तो जब कोई बच्चा रेस्क्यू होता है, तो उस बच्चे के रेस्क्यू होने के बाद उसका जो है क्रिमिनल और ये वाला क्रिमिनल केस फाइल किया जाता है। साथ-साथ में यदि बच्चे को न्यूनतम वेतन भी नहीं दे रहे थे, तो न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत भी हम लोग उसका जो है कोर्ट में, लेबर कोर्ट में, या सक्षम प्राधिकारी, जिसको कि जो कि सहायक श्रम आयुक्त, कोई भी कार्यालय मध्य प्रदेश का हो सकता है, जो सहायक श्रम आयुक्त लेवल का अधिकारी होता है, उसके समक्ष हम न्यूनतम वेतन का कम भुगतान का प्रकरण भी उसमें दायर करते हैं। इसी प्रकार से यदि बच्चा बच्चा दूसरे कम्युनिटी का है, या उसके पेरेंट्स के लिए कोई काम की सुविधा नहीं है, या उसके माता-पिता या पुअर फैमिली के हैं, या कोई काम नहीं मिल रहा है, या वो ऐसा काम कर रहे हैं जो निर्माण से जुड़ा हो, या कोई दुकान में उसका माता-पिता काम कर रहे हैं और ऐसी मजबूरी आती है, तो उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा देने की नियत से
राज्य शासन ने हमारे यहाँ 2 मंडल का गठन किया गया है। आप सबको जानकारी में भी होगा। सबसे पहला मंडल तो संबल मंडल, जिसको कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी बोलते हैं अपन, और दूसरा है भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल। ये 2 मंडल जो राज्य शासन ने बनाए हैं, ये बेसिकली हम ऐसे ही गरीब तबके के मजदूर भाई-बहन जो हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उनके लिए ये मंडल संचालित है। और ये इसलिए संचालित किया गया था कि लोगों को, जो पुअर फैमिलीज़ हैं, जो मज़दूर हैं, उनको हम एक सामाजिक सुरक्षा राज्य सरकार दे सके। आप सबने देखा होगा कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर होते हैं, उनका तो पहले से ही सामाजिक सुरक्षा मिलता है उनको, जैसे कि उनको पीएफ मिलता है, उनको ईएसआई मिलता है, और उन वर्कर्स को इलाज के लिए जाना हो तो ईएसआई के थ्रू वो अपना इलाज भी करा सकते हैं। पर हमारे जो असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले मज़दूर हैं, उनके लिए ऐसा पहले कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं था, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये संबल योजना और कर्मकार कल्याण मंडल की योजना का संचालन किया है। इसका मूल उद्देश्य ये भी था कि इन परिवारों को हम सशक्त कर सकें, और इन परिवारों में जो जो इनकी ज़रूरतें हैं, उसको इनकी जो ज़रूरतें हैं, उसको राज्य सरकार पूर्ण कर सके। अब थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको इस मंडल के बारे में इसलिए बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जो बच्चे हम रेस्क्यू करते हैं, उन बच्चों का परिवार सशक्त हो सके, ताकि वो ये बच्चों से काम कराना बंद कर दें। अब हम यदि संबल और कर्मकार मंडल की बात करते हैं, ये दोनों ही मंडल में लगभग योजनाएँ सेम हैं, और एक ही प्रकार की उसमें राशि भी मिलती है, लाभ के रूप में उसमें मिलती है। अब दोनों ही योजनाओं का मूल अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमारे निर्माण से जुड़े मज़दूर भाई-बहन हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो रोड, पुल-पुलिया, कुएँ का मिट्टी निकालना, टेंट लगाना, कारपेंटर, प्लम्बर का ऐसा काम करते हैं, निर्माण से जुड़े जो काम करते हैं, उनके लिए निर्माण मंडल है। और दूसरा जो संबल मंडल है, ऐसे मज़दूर जो फेरी लगाते हैं, ऑटो चलाते हैं, बस कंडक्टर का काम करते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, अपने फूल-माला ठेला लगाते हों, गन्ने के रस की दुकान लगाते हों, ऐसे जो मज़दूर होते हैं, उनका हम जो पंजीयन करते हैं, वो संबल योजना के अंतर्गत उनका पंजीयन करते हैं। तो ये मोटा-मोटा 2 श्रेणी असंगठित क्षेत्र में बाँटा हुआ है, जिसमें कि वर्कर्स जो मज़दूर हैं, वो अपना पंजीयन करा सकता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी योजनाओं की, तो योजनाओं में हम देखेंगे तो यदि ये मज़दूर भाई-बहन जो हैं, इनका हम पंजीयन कराते हैं संबल योजना में और दूसरा कर्मकार मंडल की योजना में। दोनों में से किसी एक में, जिसमें भी उसकी पात्रता आती है, उसके अंतर्गत हम उसका पंजीयन कराते हैं। एक बार पंजीयन हो जाता है, तो पंजीयन होने के बाद जैसे हमारे ये बच्चे जो काम करने जाते हैं, उनको फ्री एजुकेशन है। कक्षा 1 से लेके वो जब तक करें पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर जो बनना चाहते हैं, उसमें उनको कोई फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा ये है कि इसमें जो बच्चियों, अगर किसी मज़दूर भाई-बहन के परिवार में बच्चियाँ हैं, तो उनकी शादी के लिए जो पैसा है, उनके विवाह के लिए जो पैसा है, वो इस मंडल से दिया जाता है। तीसरा, यदि मज़दूर भाई-बहन के घर में प्रसव होता है, तो उसके लिए भी पैसा दोनों ही मंडलों में दिया जाता है, जिस भी मंडल के अंतर्गत हमारे मज़दूर जो हैं, वो पंजीकृत होंगे। साथ ही यदि किसी के परिवार में या जो पंजीकृत मज़दूर है, उसका जो परिवार है, उसके परिवार में किसी की मृत्यु होती है, तो पहले तो अंत्येष्टि सहायता देते हैं, 5,000 संबल में मिलता है और 6,000 मिलता है आपका कर्मकार मंडल में। अगर पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होती है, सामान्य मृत्यु होती है, तो उसको 2 लाख मिलता है, और दुर्घटना में यदि उसकी मृत्यु होती है, तो उसको 4 लाख की राशि मिलती है। इसी प्रकार से और भी अन्य योजनाएँ हैं, जैसे सुपर 5,000 कक्षा 10वीं-12वीं में यदि मज़दूर का बच्चा अगर फर्स्ट 5,000 में आता है एमपी स्टेट बोर्ड के, तो उसको 25,000 की राशि मिलती है 10वीं और 12वीं में। इसी प्रकार से आज एक एक नई योजना शुरू की है कर्मकार मंडल ने, ई-स्कूटी योजना। यदि किसी मज़दूर भाई-बहन को आवश्यकता है दोपहिया वाहन की, तो उसमें वो ई-स्कूटी योजना के अंतर्गत वो अपना वाहन ई-स्कूटी खरीद सकता है। तो ये जो दोनों मंडल है, इन दोनों मंडल में हम लोग अगर फील्ड पे हमारे साथी काफ़ी जुड़े हैं, जो एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं। अगर हम एनजीओ के माध्यम से इन वर्कर्स को
इन वर्कर्स का पंजीयन कराएं, इन वर्कर्स को इन दोनों मंडलों से जोड़ें, तो आप ये देखिएगा कि काफी हद तक उनको जो आर्थिक लाभ है वो सरकार से मिल ही जाएगा। यदि उनको ये आर्थिक लाभ मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं हम उनके बच्चे जो है जो काम पे वो भेज रहे हैं, जो आ रहे हैं काम करने, उसको हम रोक सकते हैं। क्योंकि इसमें शिक्षा का प्रावधान भी है, तो शिक्षा के लिए परिवार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा-सा हम सबको मिलके मेहनत करना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि राज्य शासन तो इम्प्लीमेंट करता ही है, अपन एनजीओज़ के साथ मिलके, टास्क फोर्स के साथ मिलके अपन लोग सब मिलके काम करते ही हैं सामूहिक रूप से टीम में, पर समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हर हर बार शासन का कोई व्यक्ति पूरे टाइम पे उसमें उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो समाज से अगर हमको ये सहयोग मिल जाए कि कोई भी पेंसिल पोर्टल बना हुआ है अपना, 10, 9, 8 चाइल्ड लाइन बनी हुई है अपने पास, अपन नजदीकी थाने, हर मोहल्ले, हर एरिया में आप देखेंगे थाने उपलब्ध है, तहसील ऑफिस उपलब्ध है, एसडीएम ऑफिस उपलब्ध है। सबसे अच्छा तो पेंसिल पोर्टल है, चौबीसों घंटे आजकल सब लोग मोबाइल फ्रेंडली हैं और आराम से एक कंप्लेंट कहीं भी हमको बच्चा दिखता है तो वो कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मत है और मैं अपील भी बल्कि सबसे करना भी चाहती हूँ कि भाई अगर कहीं हमको ऐसा बच्चे दिखते हैं तो हम लोग जरूर उसकी मदद करें, और ये जो योजनाएं हैं शासन की, इन योजनाओं से उन परिवारों को जोड़ेंगे तो आप देखिएगा काफी हद तक वो परिवार का जो है सुदृढ़ीकरण होगा, वो समाज में एक अच्छा उनका बन सकता है। अब हम बात करेंगे कि इन मजदूरों का पंजीयन कौन करेगा। ये मजदूर जो है हमारे संबल वाले मजदूर हो चाहे कर्मकार निर्माण वाले मजदूर हो, इन दोनों ही मजदूरों का पंजीयन का बहुत आसान तरीका अब हो गया है। हम लोग को उसके लिए बहुत परेशान होने की या मजदूरों की बहुत सारे ढेर सारे कागज होने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में चूंकि समग्र आईडी चलती है, अपन सब लोग के पास समग्र बना हुआ है, वो समग्र आईडी ही जो उसका सॉफ्टवेयर है, उसका जो समग्र आईडी पोर्टल है, उस पोर्टल से ही संबल पोर्टल और कर्मकार मंडल पोर्टल दोनों ही लिंक है। अब किसी भी मजदूर को पंजीयन करना हो तो उसका समग्र आईडी सबसे जरूरी है। समग्र आईडी जाके समग्र आईडी पे जो उसका आईडी नंबर है उस आईडी पे वो क्लिक करेंगे, या वो खुद भी कर सकते हैं, एनजीओ के थ्रू भी अपन करा सकते हैं, और नहीं तो एमपी ऑनलाइन में जाके भी वो अपना पंजीयन कर सकते हैं। यदि वो अपना पंजीयन उनको करना है तो सबसे आवश्यक दस्तावेज तो उनके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए समग्र आईडी। समग्र आईडी रही आएगी तो उनका जैसे ही वो समग्र आईडी खोलेंगे तो उस खोलने से ही वो उनका मजदूर का या उसके परिवार की पूरी आईडी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। और उसी में एक ऑनलाइन आवेदन भरना पड़ता है, ऑनलाइन भरेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट होने के बाद वो कार्ड जारी हो जाता है। इसी प्रकार से कर्मकार मंडल का भी वो कार्ड बनता है। ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन होगा और ऑनलाइन आवेदन को जो निकाय रहता है वो स्वीकार करके उसको पंजीयन जारी करता है। अब कार्ड जो मिलता है वो कार्ड भी आपको अब ऑफलाइन नहीं मिलता, कोई भी कार्ड, जो कार्ड जनरेट होता है वो सब ऑनलाइन जनरेट होता है। तो हम ऑनलाइन समग्र आईडी के माध्यम से हम अपना कार्ड का डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं या उसका प्रिंट हम निकाल के रख सकते हैं। जो पंजीयनकर्ता अधिकारी रहते हैं नगर निगम के क्षेत्र में हम देखेंगे तो जो वार्ड कार्यालय है, नगरीय निकाय ऑफिसेस है, वो करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के जो ऑफिस है वो उसमें पंजीयन जारी करते हैं। ये तो हो गए मूल मुद्दे जो जिसपे हम पंजीयन जो वर्कर्स का पंजीयन हम जारी करेंगे तो उसके माध्यम से हम जो बच्चे का जो बैकग्राउंड है या बच्चे का जो उसको जो पढ़ाई का मौका चाहिए, उसको आगे बढ़ने का मौका चाहिए, उससे हम उसको मदद कर सकते हैं। यदि हमारे पास चाइल्ड लेबर की कोई केस आते हैं तो आपको मैंने बताया कि हम उसका प्रोसिक्यूशन फाइल करते हैं, अभियोजन फाइल करते हैं नियोजक के खिलाफ, जिसमें कि तो 20,000 से लेके 50,000 तक का उसमें जुर्माना माननीय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। और उसके आधार पे जैसे पिछले साल भी हम लोग ने इसी जून महीने में रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे, तो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने 11 बच्चों के लिए 10 अभियोजन दायर किए थे। उस 10 अभियोजन में 2 से 3 केस का फैसला भी आ गया है, जिसमें कि अभी तक जो राशि वसूली गई है नियोजकों से वो लगभग 60,000 की राशि उनसे वसूल कर ली गई है। अब इसमें बाल श्रम में एक मुद्दा और आता है, यदि हम बच्चे को रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करने के बाद उसको रिहैबिलिटेशन की बात करें
तो प्रत्येक जिले में एक वेलफेयर फंड बना हुआ है। उस फंड के वो फंड जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा होता है और उस खाते का जो ऑपरेशन करते हैं वो माननीय अध्यक्ष महोदय, दैट मीन्स कलेक्टर, और जो लेबर डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होता है, लेबर ऑफिसर होता है, वो उसका सचिव होता है। दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से वो जो अकाउंट है वो ऑपरेट होता है। जैसे ही कोई बच्चा रेस्क्यू होता है तो रेस्क्यू होने के थोड़े दिन बाद उसका प्रकरण तैयार किया जाता है और उसको 15,000 की राशि उसके रिहैबिलिटेशन के लिए उसको दिया जाता है। अब चूँकि वो बच्चा है तो उसमें जनरली एफडी बना दी जाती है और उसके एफडी कॉपी उनको दे दी जाती है। 18 साल की उम्र होने के बाद वो उसकी एफडी वो बच्चा उसको यूज़ कर सकता है। इसके साथ-साथ जो हम नियोजक के विरुद्ध अभियोजन तो दायर कर ही रहे हैं, जिसमें 20,000 से 50,000 तक का उसको जुर्माना लगता है, लेकिन इसके साथ-साथ हम नियोजक के विरुद्ध जो है 20,000 रुपए की राशि की वसूली भी करते हैं। और ये जो वसूली करते हैं, ये राशि जो है वो बच्चे के रिहैबिलिटेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे कुल मिला के हम देखें कि ये जो दायित्व हम सभी का है, एक पर्टिकुलरली एक विभाग का ना होके, ये हम सभी का दायित्व होना चाहिए कि हम कहीं भी बच्चा देखें। जैसे कोरोना में हम लोग ने एक रोको-टोको अभियान शुरू किया था, आपको मालूम होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और सबका ये था कि रोको-टोको वाला अभियान, उसी प्रकार से हम अपने बच्चे जो अगर काम करते हैं, हमको मिल जाते हैं, तो उसको ज़रूर रुक के अपन को एक बार पूछना चाहिए या टोकना चाहिए, ताकि वो अगले दिन से वहाँ पे वो काम करते नहीं दिखे। अधिकतर हमने देखा होगा ये चौराहों पे, कई बार आप लोग ने भी देखा होगा कि बच्चे कई बार पेपर बाँटते हमको दिख जाते हैं। उसमें भी हमको रोको-टोको वाला अभियान जैसा कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप लोग कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं आपको दिखते हैं बच्चे, उसको आप टोकिए, रोकेंगे तो वो अगले दिन से आपको नहीं दिखेगा। ऐसा करने से हम लोग ने काफ़ी समय इसमें मेहनत की है। मेहनत करने के बाद अब आप देखेंगे कि अधिकतर चौराहों पे अब पेपर बाँटते आपको बच्चे नहीं दिखते हैं। जो पेपर बाँट रहे हैं वो एडोलसेंट हो सकते हैं या फिर वयस्क आदमी या महिला या पुरुष भी हो सकता है। लेकिन बच्चों की संख्या अब वहाँ पे कम हो गई है, बल्कि ना के बराबर ही हो गई है। तो इस प्रकार यदि हम लोग देखें तो हम सबके सहयोग से एक अच्छा वातावरण हम लोग बना सकते हैं और पब्लिक अवेयरनेस इसमें बहुत ज़रूरी है। क्रिमिनल और केस और दूसरा सक्षम न्यायालय में प्रकरण तो दायर किया जा सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो लगता है, वो लगता है कि समाज का हर व्यक्ति इससे जुड़े और जुड़ने के साथ-साथ वो अपना भी दायित्व निभाए। हम लोग अधिकतर ये देखते हैं कि हमारे अधिकार तो हम लोग जान लेते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को हमेशा भूलते हैं। ये ऐसा नहीं मानना चाहिए सभी लोगों को कि भई ये तो उनकी ड्यूटी है या ये उस विभाग की ड्यूटी है या इसके, लेकिन ये एक जो बाल श्रम जो है ये समाज से जुड़ा है और ये हम आपके बीच में से ही लोगों का बच्चे ऐसे आते हैं जो या तो सताए हुए रहते हैं पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण या पारिवारिक समस्या के कारण। तो हम इन सबको आप सब लोगों के सहयोग से कोशिश करें कि अपने बाल श्रम भोपाल में ना दिखे। भोपाल में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और सब जगह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बाल श्रम का, इस कुरीति का अंत हो सके। और ये संभव है आप सबके सहयोग से और हमारी जो शासन की योजनाएँ हैं उसके सहयोग उसके कारण। अ, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, अब आप अपन डिस्कशन कर सकते हैं। जी मैडम। तो बहुत कम शब्द, बहुत स्पष्टता के साथ मैडम ने सारी योजनाओं की जानकारी दी और खास करके टास्क फोर्स के बारे में। तो अधिकतर टास्क फोर्स में सीडब्ल्यूसी या जेजेबी के मेंबर भी रहते हैं। तो अगर जिन जिलों में ये लोग नहीं है तो अपने यहाँ लेबर डिपार्टमेंट से संपर्क करें हाँ, और जोड़ टास्क फोर्स का बिल्कुल। हिस्सा बने और काम करें। अब जो भी हैंड रेज करेंगे और आगे के सत्र संचालन के लिए मैं आदरणीय श्यामल राव जी भाई साहब से निवेदन करूंगा। अब मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई जैस्मिन साहब। अली मैम। थैंक संपर्क में यू। रहेंगे हमेशा की तरह। बिल्कुल, श्यामल राव जी भाई बिल्कुल। साहब आगे की कार्रवाई करें प्रश्नोत्तर के लिए आपकी तरफ। जी जी जी, थैंक यू भाई साहब। चौबे भाई साहब के पास भी समय नहीं, कहीं जाना है, और हमारे अध्यक्ष जो डॉक्टर राघवेंद्र साहब हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इस वजह से हमें आज कंडक्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है। और मैं यहाँ पे जितने भी हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, जिसमें खास तौर से डॉक्टर लक्ष्मण
जो है हर समय जुड़े रहते हैं। और इसके अलावा भी यदि कोई मेंबर यदि अपना हैंड रेस करता है तो इसमें कोई प्रश्न कर सकता है। तो जैस्मिन मैडम, डॉक्टर लक्ष्मण सर ने हैंड रेस किए हैं, वो आपसे कोई जी। क्वेश्चन करना चाहते हैं, उसके बाद। हाँ जी, हाँ। डॉक्टर लक्ष्मण। Yes. Namaste, madam. नमस्ते। I am from Tripura, जी, ex-chairperson CW. I am from Tripura, Lakshman Malekar, ex-chairperson CWC. जी, 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 जी। नमस्कार सर। Namaskar. Actually, what happens, during my chairmanship in the CWC, I have visited many brick fields, many deep brick fields, and I have seen the small boys are they helping to their parents, and I told them that this should not be done. The parents of the small children in the brick field, they are telling that the children are playing in this way. Children are playing in this way. Then I suggested the owner of the brick field that you please arrange a school, a labor, aged labor, you just to control the children. If they goes to the school, welcome. If they don't like to go to the school, nursery bar like this, primary, pre-primary, they should be controlled with a lever, and that lever would not do any work in that brick field, but she should be given the honorarium per day what was scheduled to him in this way. But after all, I have seen after 1 month, 2 months, again I have visited to verify this thing. They have done to some extent little. They have engaged one agent labor to control the children of the labor, but they are not wishing to give them the. They are not wishing to give the child in the education institution like the nursery school and the Anganwadi and the pre-primary or primary. In this scenario, what can be done by mandatory, in particularly regarding the brick field? Madam, please enlighten. जी सर, ये बिल्कुल सही है कि ब्रिक क्लिन्स में हम देखेंगे कि जो पहले की परंपरा रही थी, अब तो ये परंपरा थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पहले की ये परंपरा रही थी कि जो फैमिलीज़ हैं, वो दूसरे स्टेट से आके दूसरे स्टेट में काम करते थे। एंड नॉर्मली दे यूज्ड टू हैव वन काइंड ऑफ पर्सन नोन मुकद्दम। जो मुकद्दम होता था वो ही अपने जानने वालों को या अपने परिवार को या उस लोकेलिटी के या उस विलेज के लोगों को इकट्ठा करता था। एंड काइंड ऑफ मुकद्दम यूज्ड टू प्ले दैट रोल ऑफ मुकद्दम, और फिर वो दूसरे स्टेट में लाके, जैसे मध्य प्रदेश में देखें, स्पेशली इन द रीजन्स ऑफ रायसेन एंड विदिशा एंड सीहोर, we will find these kind of mukaddam जो चल रहा था. Now it has reduced to a greater extent, but still there are some, still they are going on in many parts of some districts. अब इसमें ये होता है कि ये चूंकि परिवार के परिवार आते हैं और बच्चों का उन लोग वहीं पे घर बना के दे देते हैं, और वहीं पे वो बच्चे भी काम करने लगते हैं और पेरेंट्स भी काम करने लगते हैं. Now गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड फॉर दीज ऑल रीजंस, उन्होंने ये लिखा बनाया है राइट टू एजुकेशन. अब राइट टू एजुकेशन जो है, जिसमें कि अप टिल 14 years ऑफ चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्री एजुकेशन ऑन एनी काइंड और ऑन एनी बेसिस, वो हमको करना ही है. अब उसके श्योरिटी के लिए देखिए, नॉर्मली परिवार का ये मकसद होता है कि भाई बच्चा आ रहा है तो बच्चे का भी पैसा हमको मिल जाएगा, तो वाई टू सेंड दोज चिल्ड्रन टू स्कूल. तो उन लोग इस चीज से सोचते हैं कि नहीं 100 रुपीज नहीं, 500 रुपीज नहीं, तो कम से कम 50 रुपीज मिल जाएगा, 100 रुपीज मिल जाएगा. तो दे आर मोर डिपेंडेंट एंड दे मोर कैटर फॉर द मनी rather than their education. तो उसके लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ही हमको टाई अप करना पड़ेगा हर लेवल पे, कि भाई आप ये बच्चे जो रहेंगे, दे विल नॉट बी अलाउड टू एंटर दोज एरिया वेयर द वर्क इज गोइंग ऑन. हमको करना पड़ेगा. थोड़ा सा इसमें क्या है, बहुत रेजिस्टेंस भी आता है, वर्कर्स का भी रेजिस्टेंस आता है और लोकेलिटी का भी रेजिस्टेंस आता है कि भाई वो बच्चा हम कराना चाह रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं. तो वी विल हैव टू
बी स्ट्रिक्ट टू द पेरेंट्स ऑल्सो कि भाई आप ऐसा नहीं कराएंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नाउ ये बहुत जरूरी है एंड फर्स्ट वी शुड गो ऑन फॉर द काउंसलिंग पार्ट एंड देन ओनली वी कैन प्रोसीड फॉर दीज थिंग्स। अदरवाइज देख कुछ चीज हम करने जाएंगे और कुछ और ही हो जाता है कई बार, तो इसलिए बहुत सबसे जरूरी है कि इसमें काउंसलिंग होना चाहिए। एंड देर आर मेनी पीपल हु डू काउंसलिंग टू द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि देखिए बच्चा तो जब ही आएगा जब पेरेंट्स कहेंगे। बिना पेरेंट्स के कहे बच्चा कोई भी अपने आप उठ के काम करने नहीं आता है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक केस ना हो तो। अदरवाइज हम देखेंगे कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, कहीं कहीं जगह ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स नहीं भी बोलते तब भी बच्चे काम पे चले जाते हैं। अक्सर हमने देखा था यहाँ पे जो सामान बेचते हैं बच्चे वो भी आ जाते हैं। तो सर का जो प्रॉब्लम है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड गो इन फॉर काउंसलिंग। दिस काउंसलिंग कुड बी वेल एंटरटेन्ड एंड वेल डन बाय दी एनजीओज एंड जो सामाजिक न्याय की जो टीम होती है, महिला बाल विकास की जो टीम होती है, दे आर हैविंग देयर काउंसलर्स आल्सो। तो उनका काउंसलिंग करना बहुत आवश्यक है इसमें, ताकि वो बच्चों को एंगेज नहीं करें। साथ में शिक्षा विभाग से भी अपन को थोड़ा टाई अप इसमें रखना पड़ता है, टास्क फोर्स के मेंबर में भी है शिक्षा विभाग, जिससे कि हम उन बच्चों को नियर बाय जो सरकारी स्कूल रहते हैं उसमें हम उनका एडमिशन कर सकें। जी हाँ, धन्यवाद मैडम। इसके बाद पश्चात उन्होंने श्रीमती वंदना वंदना मैडम ने भी हैंड रेज किया है और वे आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। वंदना मैडम। धन्यवाद सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा नाम वंदना है, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से जुड़ी हूँ। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत आपने डीपली काफी अच्छी जानकारी दी। मुझे काफी चीजों के बारे में थोड़ा पता था, लेकिन आपने जो जानकारी दी उसमें बहुत कुछ वैल्यू एडिशन हुआ आपको सुनने के बाद। मेरे 2-3 कॉन्टेक्चुअल सवाल है मैडम। जैसे कई बार हम देखते हैं कि घर में हमारे जो मेड काम करने आती हैं तो अपने साथ वो अपनी बच्चियों को ले आती हैं कि भाई मैं कहाँ छोड़ के आऊंगी इसकी सुरक्षा के लिए, मतलब मेरे पास में कोई वो नहीं है, घर पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो अक्सर उसको अपने साथ लाती हैं छोटे बच्चे को और फिर कहती हैं कि मेरे काम में हाथ बटा देगा तो मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊंगी। तो ये जो काम है इस तरीके का, क्या ये चाइल्ड लेबर में आता है? क्योंकि उसकी बात को मानते हुए देखते हुए हम भी कई बार सोच लेते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा हेल्प कर रही है, कोई भारी काम नहीं है, जैसे वो झाड़ू लगा देती है या कुछ कर देती है, तो ये चाइल्ड लेबर में ये गिना जाता है इस तरीके का काम या नहीं? और मेरा दूसरा सवाल है मैडम कि जैसे बहुत बार मैंने देखा है हमारी लोकेलिटी में ही, स्पेशली जो ये पंसारी की दुकान होती है, परचून की दुकान होती है, ग्रोसरी वाली शॉप्स होती हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे वो हेल्पर का काम करते हैं। अब हम उनको पूछते हैं कि भाई आपने इसको क्यों रखा हुआ है, तो वो बोलते हैं कि भाई बहुत गरीब है और इसके मतलब फादर नहीं है या मदर नहीं है घर में, तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में हमने मजबूरी में रखा है, हम भी नहीं चाहते रखना, हम भी जानते हैं कि ऐसा कानून है। तो ऐसी परिस्थिति में, अच्छा वो शॉपकीपर भी हमें जानते हैं तो हम एकदम उनके सामने एकदम खुल के उनका विरोध नहीं कर पाते, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास में क्या ऑप्शन है? हम कैसे उस बच्चे का जो राइट्स हैं वो इंश्योर करें, या हम ये इंश्योर करें कि भाई काम ना करके उसको स्कूल का एक रास्ता मिले या वो उस एज में अपना एजुकेशन ले, ये हम कैसे इंश्योर करें? वंदना मैडम, दोनों ही केस में मुझे ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इमोशनली काम करेंगे तो फिर हम कभी भी इस मुद्दे को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। सबसे पहला वाला पॉइंट, जब अपने यहाँ मेड आती है और बच्चे को लाती है, और अपन भी सोचते हैं कि चलो ठीक है हल्का फुल्का काम बच्चा कर रहा है या लड़की जो आती है साथ में कर रही है, लेकिन होता क्या है कि अगर ये जब तक तो ठीक चलता है, जब तक कोई कंप्लेंट्स नहीं होती हैं। अक्सर भोपाल में भी ऐसे 1-2 केस आए थे जहाँ पे वो मेड्स के साथ ही जाते थे, लेकिन जब कंप्लेंट होती है तो वो नियोजक के खिलाफ होती है। नियोजक मीन्स जो जिसके घर में वो काम कर रही है उसको हम एम्प्लॉयर ही मान लेते हैं। तो इसीलिए ये बेटर रहेगा कि अपन उससे कह दें कि भाई आप बच्चा ला रहे हो पर ये काम नहीं करेगा हमारे यहाँ। शी शुड सिट एनीवेयर, जहाँ भी उसको बिठा दें, कुछ खेलने का सामान दे दें, बट दैट चाइल्ड शुड नॉट वर्क एनी किसी भी कंडीशन में। क्योंकि अगर उसने काम कर लिया और बाय द वे किसी ने ऐसे डाल दिया कि इनके यहाँ बच्चा जा रहा था मेड के साथ, देखिए जब एक्शन होता है तो एक्शन होने पे उसका रिजल्ट भी फाइनल तक पहुंचता है, देर होती है चाहे जल्दी होती है लेकिन पहुंचता ही है। उस केस में आप कितना भी कहेंगे, आप मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कंसेप्ट, सभी लोग के लिए है
कि हम लोग कितना भी कहें कि नहीं ये काम नहीं कर रहा था, कि हमारे साथ जस्ट बैठा था, माँ के साथ आया था, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो इसीलिए अगर मेड ला रही है बच्चे को, या तो उसको आप बोलें कि इसको खिलौना दे दीजिए, छोटी है तो, या उसको कोई बुक किताब दे दीजिए अगर पढ़ने का है, लेकिन उससे काम मत लीजिए। सिमिलरली अगर जो राशन की दुकान या शॉप की, ग्रोसरी की दुकान में या कहीं ऐसे शॉप में अगर अपन को बच्चा दिख रहा है और हम मुंह में आके सोचते हैं कि चलिए ठीक है बच्चा काम कर रहा है, लेकिन अपन को ये मालूम है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम हम नहीं करा सकते, वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। आज अच्छा लग रहा है, कल अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन वो परेशानी का सबब बनेगा। तो वो बेटर है कि हम उसको साफ मना कर दें कि इस बच्चे को आपकी दुकान में काम नहीं करना चाहिए। यदि ये आगे से दिखेगा आपके यहाँ काम करते हुए तो हम उसमें कंप्लेन करके और नियम अनुसार इसमें कार्रवाई करेंगे। तो वो हमको थोड़ा-सा स्टेप कड़ा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया सब जगह तो बहुत जगह आपको ये दिखने लगेगा और रोज़ का रोज़ दिखने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा-सा उसमें आपको कड़ा होना पड़ेगा। जी, धन्यवाद मैडम। थैंक यू। सर आप म्यूट है सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। डॉक्टर लक्ष्मण मैंने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, नो, हैंड रेज नहीं कर रहा है। हाँ, एंड थैंक यू, थैंक इसको कंसीडर हैंड मैं, कंसीडर दी हैंड को। ब्रजेश कुमार जो है बिहार से हैं, शायद उत्तराखंड से, झारखंड से हैं, शायद मैं उनका हैंड रेज किया है, तो वो अपनी बात रखेंगे। प्रणाम, मैं ब्रजेश कुमार गुप्ता सिवान बिहार से हूँ। मेरा प्रश्न है कि कोई माइग्रेटेड फैमिली है और वो भोपाल में मजदूरी करती है और उसका बच्चा रेस्क्यू होता है, तो फिर उसको आप रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे? कि उसका ओरिजिन जो है मध्य प्रदेश नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बिहार का भी बच्चा हो और हमारे यहाँ से भोपाल से या मध्य प्रदेश से या किसी भी स्टेट से रेस्क्यू होता है, तो सबसे पहले तो उसके लिए हम लोग जो रिहेबिलिटेशन का अमाउंट है उनका बयान होता है बच्चे का, उसका पेरेंट्स का पता होता है, पूरा जो ओरिजिनल जो परमानेंट एड्रेस है, टेम्पररी एड्रेस है, पूरा कंप्लीट लिया जाता है आधार और बाकी डेटा के साथ में। अब सबसे पहले उसका जो रिहेबिलिटेशन अमाउंट है 15,000 का जो देते हैं सरकार, राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है, उस अमाउंट का एफडी बना के हम उनको दे देंगे। अब तो ऑनलाइन सेवाएं हैं, सभी बैंक भी से लिंक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब उसका मैच्योरिटी हो जाएगा वो पैसा वो विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा जो अमाउंट वसूली होके आएगी हमारे पास, जिसके भी पास आती है, जिस भी स्टेट में आएगी वसूली होके जो आती है, वो जो बच्चे, देखिए इसमें क्या बच्चे का खाता बनता है, बच्चे का जो खाता होता है वो लिया जाता है और उसी खाते में ही पैसा ट्रांसफर करके और उसी पैसे को फिर एफडी किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का खाता नहीं है और वो भोपाल से रेस्क्यू होता है, बिहार का बच्चा है, तो सबसे पहले तो उसको हम लोग ये चाहे आप बिहार में खुलवा लीजिए खाता, चाहे मध्य प्रदेश में खुलवा लीजिए, कहीं भी एक खाता उसका खुलवा लीजिए, बच्चे के नाम से खाता खुलेगा। बच्चे के नाम से जो पैसा है वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे बच्चे के खाते में, लेकिन बच्चे को पैसा विड्रॉ करने के अधिकार नहीं रहेंगे। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि नाबालिग बच्चे का पैसा विड्रॉवल राइट्स नहीं होता है। चूंकि विड्रॉवल राइट्स नहीं होता है, इसीलिए बच्चे का जो खाता है उसी खाते में जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है, बैंक उसकी एफडी बना के रख देता है। जब बैंक उसकी एफडी बना के रख देता है, बच्चा 18 ईयर्स का होगा, वो अपना पैसा उसको मिल जाएगा, विड्रॉ करना चाहेगा विड्रॉ कर सकता है, आगे कंटिन्यू एफडी करेगा जैसा उसके रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, इसमें जो 20,000 जो नियोजक से वसूली की जाती है वो भी इसी खाते में बच्चे को ट्रांसफर कर दी जाएगी। दैट मीन्स नियोजक को बच्चे का अकाउंट दे दिया जाएगा और उस अकाउंट में नियोजक उस पैसे को ट्रांसफर कर सकता है। नियोजक का एक ऑप्शन और रहता है कि यदि वो सीधे ट्रांसफर ना करना चाहता हो तो हम अपने रिहेबिलिटेशन अकाउंट जो रहता है, प्रत्येक जिले में रहता है, सभी राज्यों में ये कॉमन है, रहता है, उसमें वो पैसा जमा करता है, देन वो कलेक्टर और सचिव के साइन से वो पैसा बच्चे के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसमें स्टेट की बाध्यता नहीं है कि अगर यहाँ रेस्क्यू होगा तो वहां नहीं कर सकते। ऐसे हमारे कई केस चल भी रहे हैं जिसमें हम लोग ने क्रिमिनल केस लगाया है, वो भी चल रहा है, और मिनिमम वेजेस का केस जो है वो भी चल रहा है, तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं आती है। चूंकि एक चेयरपर्सन रहा हूं मैं,
जी प्रैक्टिकली जितनी चीजें आपने बताया, हम लोग सब कुछ जानते हुए भी बच्चों को दिला नहीं पाए, नहीं, वो तो देखिए वो जो जो भी क्योंकि वो डिपार्टमेंट सारी चीजें जो है फाइलों में उलझ के रह जाती हैं। नहीं और ऐसा नहीं। जहां तक रेस्क्यू की बात है, जो हम लोगों ने जिया है उसको मैं बता रहा हूँ। वो प्लेटो का आइडियल स्टेट है, बच्चों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलता है, लेकिन रेस्क्यू टीम को हमने देखा है पिक एंड चूज का खेल खेलते हुए। नहीं पिक वो एंड तो चूज का बिल्कुल हो मतलब रहा है। कि कोई बच्चा पैसा दे दिया एम्प्लॉयर, तो फिर उसको रेस्क्यू ही नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं और चाहिए। और ये अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है, क्योंकि रेस्क्यू तो मस्ट है, रेस्क्यू के बाद ही सारा जो सरकारी पैसा रहता है वो जाता है। देखिए रिसेंटली हम लोग ने लास्ट ईयर हमारे यहाँ एक रायसेन नज़दीक का जिला है, वहाँ से तकरीबन 50 एक बच्चे को रेस्क्यू किया था और उन 50 बच्चों के हम लोग ने खाते खुलवाए, खाते खुलवा के उनको एफडी बनवा के उनके हाथ में सौंपी है। अभी रिसेंटली इसी जनवरी में एक नजीराबाद भोपाल का केस था, उसमें भी हम लोग ने बच्चे, वो राजगढ़ के जिला है पास में राजगढ़, वहाँ पे वहाँ के बच्चे थे, उनके वहाँ विजिट करके हमारे इंस्पेक्टर जाके उनके खाते खुलवा के उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करा के उसकी एफडी बना के उसको हम लोग दिए हैं। तो थोड़ा सा इसमें आप डिपार्टमेंट का सहयोग भी उनको भी कहिए कि प्रॉपरली काम करें, और करेंगे और निश्चित ही होगा, वो कोई दिक्कत की नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। दूसरा, जस्ट हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई आरोप हम नहीं लगा रहे हैं जी कि जो चाइल्ड लेबर की समस्या है, जो हमारी पॉलिसी जी वर्तमान में है, क्या वो अपने आप में अल्टीमेट है? कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंसी की ओर नहीं लेके जा रहे हैं अपनी पीढ़ी को? नहीं डिपेंडेंसी तो इसमें नहीं हो सकता। देखिए उसी डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए और उस परिवार को सशक्त करने के लिए जो योजनाएं हैं वो उसका यूज हमको करना चाहिए। इसीलिए मैंने योजनाओं का डिस्कशन किया कि योजना अगर हम उस परिवार को दे सकते हैं तो परिवार 100% उसका बेनिफिट लेगा और वो थोड़ा सा सशक्त अपने आप को पाएगा। इसी प्रकार से आपके स्टेट में भी योजनाएं चलती होंगी, तो जो बिल्कुल है। परिवारों को, हाँ, परिवारों को योजनाओं से जोड़िए। हम सिर्फ ये कहेंगे कि यार नहीं सिर्फ चाइल्ड लेबर पे करें, चाइल्ड लेबर पे ही फोकस करें, तो ऐसे नहीं होगा। हमको तीनों चारों एंगल से काम करना पड़ेगा। एक सिर्फ चाइल्ड लेबर अकेले नहीं, हम उसको महिला बाल विकास की योजना से जोड़े, सामाजिक न्याय की योजना से जोड़े, हम उसको ट्राइबल अगर बेल्ट का बच्चा है तो ट्राइबल से जोड़े, और इसके अतिरिक्त श्रम विभाग की बहुत योजना, सभी स्टेट्स में ये कर्मकार मंडल की योजनाएं चल रही हैं। आप सबको मालूम होगा, ये तो क्योंकि सेंट्रल का एक्ट है और सेंट्रल के एक्ट के तहत ये मंडल बना है, जिसके तहत ये योजना जो मैंने बताई थी वो चल रही है। तो हमारी ये ड्यूटी हो जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि सिर्फ अधिकारी ही नहीं, अपना दायित्व भी है कि अगर मेरे को दिखता है कि एक ट्राइबल बच्चा आ रहा है या ट्राइबल बच्चे को हमने रेस्क्यू किया, तो अब मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि यार बच्चा ट्राइबल है तो मैं उसको कौन कौन से योजनाओं से जोड़ सकती हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, बच्चे को ट्राइबल वाली स्कीम्स चलती हैं शासन की, ट्राइबल स्कीम से जुड़े, ट्राइबल में हॉस्टल फैसिलिटी है, ट्राइबल डिपार्टमेंट में उसके एजुकेशन की फैसिलिटी है, हम लोग के डिपार्टमेंट में फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, उसके परिवार के लिए सुरक्षा दे रहे हैं, उसके परिवार के लिए जो कोई दिक्कतें आ रही है उसके लिए हो रहा है। तो हमारी सिर्फ एक पे अपन डिपेंडेंट ना रहे। मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर कोई बच्चा रेस्क्यू हम कर रहे हैं तो हम उसको एक थिंक ओवर कर लें कि इस बच्चे को हम कौन कौन से डिपार्टमेंट से या उसके माता पिता को हम कौन कौन से डिपार्टमेंट से जोड़ सकते हैं। तो यदि हम उसको जोड़ेंगे ना, अलग अलग फोरम पे जाके अलग अलग इसमें अपन को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम उसको एक काम कर सकते हैं। तो एक एक ही मूल पर रह के अगर हम ये सोचेंगे कि यार सारा कुछ हो जाए या फिर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी या फिर ये होगा, तो ऐसा नहीं। हम लोग को चारों पांचों फोरम पे इसको डिस्कस करके ही देन उसको कंक्लूजन पे हमको लाना पड़ेगा। जैसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हमने यहाँ किए थे अभी, जो दो पिछले साल का जो बता रही हूँ 60 बच्चों का, उन बच्चों को हमने ये भी देखा था कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के थे, उसमें उनको अनुसूचित जाति जनजाति से जोड़ा, उनके लिए स्कूल एजुकेशन के लिए हम लोग ने शिक्षा विभाग से उनको जोड़ा, उनको रिहेबिलिटेशन अमाउंट के लिए जोड़ा। तो हमको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड कि हम ये पहले से अजम्पशन थोड़ा सा अपने को अपना ब्रॉड माइंडेड रह के अपन को एक्सपांशन करना पड़ेगा ताकि उसको लाभ मिल सके। अपना मूल उद्देश्य सबका यही है कि हम उसको अपग्रेड कर सके, कैसे भी करके बच्चा या उसका परिवार अपग्रेड हो। जब अपग्रेड होगा तो ही वो इस जो कुरीति में जा रहा है बेचारा, वो नहीं जाएगा।
मॉनिटरिंग का जिम्मेवारी बेसिकली किसके ऊपर होता है? देखिए, मॉनिटरिंग अगर चाइल्ड लेबर की हम बात करें तो बिल्कुल सही है कि श्रम विभाग को इसमें देखना चाहिए। साथ-साथ में जो प्रत्येक महीने अपना टास्क फ़ोर्स की बैठक होती है ना, उस टास्क फ़ोर्स की बैठक में जो अपने सदस्य हैं, चाहे अशासकीय सदस्य हो, चाहे शासकीय सदस्य हो, और वो उसकी जानकारी लेते रहें। साथ में श्रम विभाग की भी ये ड्यूटी रहेगी कि भई हमने लास्ट महीने इतना रेस्क्यू किया था, तो इस रेस्क्यू में इतने बच्चों का केस लगा है, इतने बच्चों का केस का निराकरण हो गया है, इतने बच्चों को हमने राशि दे दी। तो मॉनिटरिंग हमको टास्क फ़ोर्स से ही करना चाहिए। और टास्क फ़ोर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स टीम जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम रहती है, क्योंकि इसमें कलेक्टर अध्यक्ष रहते हैं, साथ-साथ में जो हमारे एनजीओज़ हैं, शासकीय विभाग भी रहते हैं। तो इसीलिए आप देखिएगा, विभागों का चयन भी इसलिए इसमें ऐसा किया गया है कि जिन विभागों से लाभ योजना का मिल सके। इसीलिए देखिए, आप पुलिस विभाग है, एसजेपीयू भी है उसमें, आपका चाइल्ड लाइन भी रहता है, उसमें महिला बाल विकास है, उसमें सामाजिक न्याय विभाग है, ट्राइबल विभाग है। तो ये सब विभागों को देखते हुए एक बड़ी अच्छी टीम है, बस ये है कि हम लोग को थोड़ा उसको उपयोग करना पड़ेगा उस टीम को, तो अपन को फ़ायदा उसमें मिलेगा। मैडम, खैर, समय से आया कि ये बहुत अच्छा मार्गदर्शन होता है। हमको जहाँ तक याद है दूसरी बार सुनने को वेबिनार में दूसरी बार शायद आप आई हैं। हाँ, राजेश जी समय का अभाव है, और चांदनी जी उन्होंने हैंड रेज़ किए हैं। चांदनी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैडम, नमस्कार। मैं नमस्कार। चांदनी श्रीवास्तव मध्य प्रदेश सतना से हूँ, और इससे पहले मैं सदस्य थी, और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं अध्यक्ष के उसमें हूँ। जब मैं सदस्य थी तब एक बच्चा हमारे पास 9-10 साल का था, बाल श्रम में आया था। एक होटल में बर्तन धुल रहा था और सर्विंग कर रहा था। 3-4 बार की उसकी रेकिंग के बाद उसको लिया गया। जब रेस्क्यू करके लाए तो बच्चे के बुआ फूफा, मदर फादर थे नहीं, और बुआ फूफा ने उसको अपने पास रखा हुआ था, और बच्चा हमारे पास आया। जब हमारे पास बच्चा आया तो आते से तो बच्चे को बैठाए, जब तक हम लोग बातचीत कर रहे थे, बोले वो बच्चा सो गया, क्योंकि वो इतना थका था। 3 घंटे में वो बच्चा सो गया। तब हम लोग ने सोच के रखा था इस बच्चे को तो कुछ न करना है, और हम लोग ने टास्क फोर्स की मैं उसमें मीटिंग उसमें भी हूँ, सदस्य भी हूँ। तब ये हुआ कि बच्चे को हम लोगों ने एक बालक गृह है कटनी में, वहां भेज दिया। तब 9-10 साल का बच्चा था वो, और आज वो 15 साल का, 14-15 साल का होने को आ गया है। और बाल कल्याण समिति ने बोला कि इसके से कोई मिलने नहीं आ रहा मैडम, तो क्या इसको हम दत्तक ग्रहण में दे दें? तो हम लोग लगा कि फैमिली से पूछना चाहिए। तो जो फूफा के ऊपर केस दाया तो वो तो अब रहे नहीं, बुआ है, उसका बड़ा भाई है, और वो उनसे पूछे तो बोले नहीं नहीं, हम अपने बच्चे को लेना चाहते हैं। और जब वो बच्चा को हम लाने का टाइम हुआ तो मुझे मैडम ये पूछना चाहिए कि बुआ को देना चाहिए वो बच्चे को, पहली बात। दूसरी बात, हम और उस बच्चे को, वो बच्चे से बात किए तो बच्चा बोलता है नहीं मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो क्या उस बच्चे को, एक तो बुआ को दे कि नहीं दे, दूसरी बात उस बच्चे को और हम क्या किस योजना का लाभ दिखाएं ताकि वो बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। बच्चा अभी कौन से क्लास में है? 8th में मैडम। 8th में, ठीक है। आप सबसे पहले तो बच्चे का व्यू इसमें ज़रूर लीजिए कि वो बुआ के पास जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है। क्योंकि अगर वो नहीं जाना चाहता होगा तो फिर हम लोग को एक स्टेप सोचना पड़ेगा कि हम उस बच्चे को कहाँ एडमिशन दिलाएँ, उसको कैसे रखें, कहाँ रखें। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अपनी ज़िम्मेदारी है कि किसी के भी बच्चे को अगर हम अपने पास रख रहे हैं या बाल गृह में रख रहे हैं, तो ज़िम्मेदारी से हम फिर हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ेगी। क्योंकि कल को उस बच्चे को कुछ भी होगा तो सीधा-सीधा ब्लेम जो है उसके जो फूफा या बुआ है वो आपके ऊपर आएगा। तो सबसे पहले तो ये अपन पूछ लें, बच्चे से भी सहमति ले लें, और अगर हम बुआ को दे रहे हैं, तो दे भी सकते हैं आप। देने के बाद उसको थोड़ा-सा कड़ाई से देना पड़ेगा कि यदि कोई शिकायत आई, कोई कंप्लेंट आई तो आप ही सीधे अंदर जाओगे। ऐसा थोड़ा उसको आपको टाइट करना पड़ेगा, ताकि वो इन फ्यूचर उस बच्चे को कोई वो नहीं करे। दूसरा, अगर हम उस बच्चे को आप दे सकते हो, बिल्कुल कोई हर्जा नहीं है उसमें, क्योंकि उसकी पढ़ाई-लिखाई और उसका पालन का के लिए मॉनिटरिंग फिर हमको थोड़ा करना पड़ेगा, और ये मॉनिटरिंग जो है वो थोड़ा रेगुलर करना पड़ेगा। जैसे हमने कोशिश करेंगे कि हर महीने एक बार उस बच्चे से मिल लें। आप उसको दे दीजिए, देने के बाद उसकी मॉनिटरिंग के लिए हर महीने कोई ना कोई विभाग से, चाहे वो महिला बाल विकास से चली जाए, चाहे वो श्रम विभाग से चली जाए,
चाहे वो किसी भी विभाग से या एसडीपीओ से जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि एसडीपीओ के पास पुलिस विभाग है, काइंड ऑफ वर्दी रहती है, तो वर्दी का असर उन पे पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपन को ये प्रैक्टिकल अप्रोच लेके अपन को काम करना पड़ेगा। आप एक बार हैंडओवर करके देखिए, अगर आप हैंडओवर करते हैं उसके बाद 2 महीने की मॉनिटरिंग में समझ में आ जाएगा कि बच्चा किस कंडीशन में है। अगर बच्चा उसी कंडीशन में आ रहा है, ट्रबल हो रहा है, तो फिर उसको वो ठीक नहीं है। तब अपन उन पे कार्रवाई के लिए भी उनको अप्रोच कर सकते हैं कि भाई आप अगर सही से नहीं रखेंगे तो हम आपके ऊपर ही कार्रवाई फिर करेंगे। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। ये तो प्रैक्टिकल, ये कोई ऐसा लिखा नहीं है कहीं भी कि अपन उसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। वो आपके, और थोड़ा सा क्या होता है कि जब आप मैडम उसमें चेयरपर्सन है तो आप थोड़ा टाइटली बोलेंगे ना, तो 100% उसका प्रभाव पड़ेगा। तो और उसकी मॉनिटरिंग के लिए आप एक बार पुलिस को बोल दें, एसडीपीओ को आप, क्योंकि टीम के मेंबर रहते हैं एसडीपीओ अपने ना, तो टीम के मेंबर के रूप में एसडीपीओ को बोले कि भाई इस बच्चे का एक बार मॉनिटरिंग के रूप में इसके घर दिखाएं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस कंडीशन में रह रहा है, बुरा तो नहीं बर्ताव कर रहे, मारपीट तो नहीं रहे। तो पुलिस जब जाती है तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ ये सही है कि नहीं, और वो पुलिस के जाने से थोड़ा सा उनमें फर्क भी आएगा। और योजना से क्या लाभ दिलाएं जिससे उसकी पढ़ाई चलती रहे मैडम? अब योजना में चूंकि इनके माता पिता नहीं है, तो उसमें एक काम कर सकते हैं कि इनका जो शिक्षा विभाग है ना, शिक्षा विभाग से कई एनजीओ जुड़े भी हुए हैं, तो आप शिक्षा विभाग से एक बार बात कीजिए। कई लोग स्पॉन्सर भी कर देते हैं। कई जैसे बड़े ग्रुप्स रहते हैं या इंडस्ट्रीज रहती है, जैसे सतना में, आप तो सतना में सतना सीमेंट है, बहुत सारे और इंडस्ट्रीज भी हैं। आप किसी से वहाँ पे थोड़ा सा, जिनसे आपके संपर्क हो, उनसे एक बार आप बात कर लीजिए, तो उसकी स्पॉन्सरशिप भी हो जाती है। जैसे हमने सीहोर में एक का स्पॉन्सरशिप कराया था, तो वो सीहोर में जो संस्थान है यहाँ पे बुधनी में, उसने उसकी स्पॉन्सरशिप की थी। तो वैसा भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इनके माता पिता नहीं है तो उसमें अपन उनका पंजीयन नहीं करा सकते। पंजीयन नहीं है तो फिर उसको लाभ नहीं मिल पाएगा शिक्षा का। तो उसको दूसरे तरीके से अपन देखें तो उसको किसी भी बड़ी कंपनी से बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगेगा इसमें। कोई भी बड़ी कंपनी अपने सीएसआर फंड से वो स्पॉन्सरशिप कर सकती है, तो वो थोड़ा सा आप टाई अप उसको करा लीजिएगा तो हो जाएगा वो। हाँ, धन्यवाद चांदनी जी, चांदनी जी धन्यवाद। एडवोकेट परम जी ने भी हैंड रेज किया है, वे परम जी अपना प्रश्न करें। एडवोकेट परम जी। आपका म्यूट है। आपका माइक, उसको अनम्यूट कीजिए। ये परम जी की प्रमोद मिश्रा की बात कर रहे हैं भाई साहब? हाँ, मिश्रा जी बताइए। हम प्रमोद मिश्रा सिटी से बोल रहे हैं। मैडम ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी थी, इसके लिए धन्यवाद। मैडम, आपने अभी बताया कि जो कोर्ट में अगर केस फाइल कर दें उसके बाद ही 15,000 रुपए की राशि जारी होती है कि पहले हो जाती है जब विभाग चालान पे बनाता है? नहीं, वो तो देखिए जब रेस्क्यू ऑपरेशन जब अपन कंडक्ट करते हैं तो वो फॉर्मेलिटीज के साथ साथ पैरेलली ये फॉर्मेलिटीज भी हम लोग कर लेते हैं, कर सकते हैं। और ये आपने बताया कि जरूरी नहीं है कि जी न्यायालय जो 20,000 या 50,000 तक जुर्माना कर सकता है, जुर्माना के अलावा विभाग 20,000 रुपए अलग से वसूल करता है क्या? आपने बताया। हाँ जी, देखिए ये तो जुर्माना है जो सीजेएम कोर्ट से होता है नियोजक के खिलाफ में 20,000 से 50,000 तक का। लेकिन इसके साथ साथ नियोजक से वसूली होती है। एक मेहता का केस था, आपको ध्यान होगा, मेहता वर्सेस गवर्नमेंट का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा है, मैं कृपा शंकर शर्मा जी को भेज दूंगी, आप लोग से सर्कुलेट हो जाएगा। उस निर्णय के हिसाब से ये तय किया गया है कि 15,000 तो राज्य शासन देगा रिहेबिलिटेशन के अमाउंट में, और इसी प्रकार से 20,000 रुपए की जो वसूली है वो नियोजक से की जाएगी। नियोजक अपनी पेनाल्टी तो भरेगा ही, जो कोर्ट में भरेगा वो अलग है। उसके अलावा 20,000 की जो राशि है ये वसूल होती है, जैसे तहसीलदार के माध्यम से इसको वसूल करते हैं और इसको बच्चे को दिया जाता है। नहीं तो मैडम, एक व्यक्ति को एक अपराध के 2 बार सजा मिल जाती है ना। 20,000 आपने उस पर पनिशमेंट और वो कोर्ट अलग दे रही है पनिशमेंट का, तो विभागीय और कोर्ट की दोनों एक व्यक्ति को एक ही लगनी चाहिए ना, जो भी हो। नहीं, ये दोनों चीज अलग है। देखिए, जो अधिनियम के अनुसार सेक्शन 3 में अपन धारा में जो केस लगाते हैं, ये उसके तहत जुर्माना राशि है, क्योंकि ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है।
है ना? जी, ये संज्ञेय जी। अपराध है, अपराध के लिए वो राशि कोर्ट का जुर्माना लगता है। ये जो 20,000 है ये रिहैबिलिटेशन के रूप में इसको वसूला जी, जाता है। ये जी। रिहैबिलिटेशन वाली अमाउंट है, ये कोर्ट वाली नहीं है, ये अलग होती है। अच्छा, मतलब एक नियोजक के ऊपर दो तरह की विभागीय अलग रहेगी 20,000 की, हाँ, और एक कोर्ट रिहैबिलिटेशन पनिशमेंट होगा बिल्कुल, अलग हो। और बिल्कुल। मैडम अगर 14 साल के लड़के जिनके माता पिता या नहीं है, या कि माता पिता कहने पे नहीं है, वो गैरेज वगैरह में काम कर रहे हैं, 14 साल से 18 साल से कम है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए सामान्य व्यक्ति को या विभाग को? आप तो सबसे पहले हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यदि बच्चा 14 साल से ऊपर है और 18 साल से कम है, तो जी मैडम। उसका नियोजन बस खतरनाक उद्योग में नहीं होना चाहिए। जैसे एक्सप्लोसिव्स में काम कर रहा है मान लीजिए, जी। या पटाखे की दुकान पे कर रहा है, या फिर पटाखे